लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, लेविस मॉडल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट्स, फिर हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस लेविस थ्योरी की, और फिर हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो सबसे पुराना मॉडल है जो हम आमतौर पे भाई 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, isn't it? लेकिन ध्यान रखो मॉडल तो ये आपका 9th क्लास से शुरू हो जाता है। आपको पता है, जैसे मैं अगर बोलूं हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों बनता, आपको होगे दोनों के पास क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बन गया, दोनों ने शेयरिंग कर ली, वैसे ही बोलते हैं ना भाई। तो ये जो मॉडल होता है ये तो आपको पता है 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन आपको फिर बीएससी लेवल पे में क्यों पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है बात, क्योंकि 11th 12th लेवल पे 9th 10th लेवल पे इस मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सारी आपको नहीं बताई जाती। ठीक है, आपको इसको भाई बड़ा बेसिक लेवल पे आपको बताया जाता है। लेकिन बीएससी लेवल पे देखो टॉपिक्स वही होते हैं बीएससी लेवल पे कई, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फिर वही टॉपिक जब आप कब आते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनको और भी आपको हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है बात। तो सिमिलरली भाई हम जो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है, हम इसको कवर करने की ट्राई करेंगे और कोशिश करो आप हर चीज को प्रॉपर समझ पाओ। ओके, तो जब एक बारी एटम को रैशनलाइज कर दिया गया यूजिंग मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके सामने ये सवाल आया कि भाई मॉलिक्यूल को अब हम कैसे एक्सप्लेन करें, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं। देखो कई सारे सवाल हैं। फॉर एग्जांपल O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, या एटम जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ये तो पता था साइंटिफिक कम्युनिटी को कि एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो दिमाग में नहीं आएगा कि मॉलिक्यूल्स बनते ही क्यों हैं। पहला सवाल भाई एटम क्यों जुड़ते हैं, क्यों बनाते हैं मॉलिक्यूल। दूसरा सवाल उन मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल CH4 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, isn't it? या भाई CH4 टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, उनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री जैसी क्यों होती है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनरी क्यों होता है। ठीक है, या भाई इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज, जैसे O2 क्या है पैरामैग्नेटिक, CH4 के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो ये सारे सवाल कि पहली बात तो मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं, उनकी ज्योमेट्री होती है वैसी ज्योमेट्री क्यों होती है, और तीसरा उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वेदर दे आर फिजिकल, और मतलब ज्यादातर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल है केमिकल है, उनको आप कैसे रैशनलाइज करोगे, बात आपको पहले पड़ी थ्योरेटिकली। ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो पहली थ्योरी आई थी वो आई थी 1916 में। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी बताओ, 1897 में। बोलो भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 के अंदर, और 1902 में क्या आया था बताओ, क्यूबिकल मॉडल ऑफ एटम आया था ना। और 1904 में क्या आया था आपका, थॉमसन मॉडल। 1904 में क्या आया था आपका, सैटर्नियन मॉडल। कौन सा, सैटर्नियन मॉडल ऑफ एटम, नागाओ का मॉडल, मैंने आपको पढ़ाया था। 1911 में क्या आया था आपका, रदरफोर्ड। और 1913 में क्या आया था आपका, बोहर मॉडल। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई कि जो लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है मतलब वो इनके बाद आई थी, ठीक है। लेकिन जो लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है ना वो और मैं आपको बताऊं पिछली सदी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आप क्या बोल सकते हो, लेविस मॉडल। जो लेविस थ्योरी आपको बहुत सिंपल लगती है, आप उसको ये मानो कि वो
पिछली सदी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उनमें से है। आप उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेवल पे रख सकते हो, हालांकि उस लेवल पे तो नहीं, थोड़ा नीचे, लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओ भाई। अगर मैं किसी चीज को ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कंपेयर कर रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पे, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी। ठीक है, आपको ऐसा इसमें क्या था, क्योंकि इसने ये बताया, इससे पहले तो पता था कि एटम जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के बनने के पीछे इसने वजह दी कि हर एक बॉन्ड मॉलिक्यूल में जो एटम है वो जुड़ते हैं किसी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले भी पता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम कहेंगे भाई एक है सोडियम, एक है क्लोरीन, तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं भी हुई थी तब भी हमको ये पता था कि Na के ऊपर क्या होता है 1+, Cl पे क्या होता है 1-। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों एटम आपस में बाइंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इजंट इट। लेकिन दिमाग में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होता, डाई हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होता, उसके बावजूद ये आपस में कैसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भाई तो लेविस ने क्या बताया कि इनके जुड़ने के पीछे क्या वजह होती है, शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, दो के बीच में शेयर हो जाएगा। समझ गए बात, नहीं आपको समझ आया? तो एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। ये आइडिया रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड बाद में मोर एडवांस्ड केमिकल बॉन्ड की थ्योरीज डेवलप हुई। आपको पता है लेविस थ्योरी के बाद कौन सी थ्योरी आई थी हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अपने रूट्स कहां तलाशती है, कहां से आती है वो बताओ भाई, लेविस थ्योरी से। और इवन आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो भी कहां से आती है, वो भी किसकी कहां से इंस्पायर्ड है, लेविस थ्योरी से। और बॉन्डिंग को नहीं लेकिन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने वाली एक थ्योरी और होती है, बताओ कौन सी भाई, वेस्पर थ्योरी, जो बॉन्डिंग को नहीं ज्योमेट्री को रैशनलाइज करती है, वो भी किससे इंस्पायर्ड है। यानी बाद में आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हो एडवांस्ड थ्योरीज, वो ऑलमोस्ट सारी कहां से इंस्पायर्ड है, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड से। ठीक है बात। और पाउली ने बाद में इस बात को प्रूव कर दिया था कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिएगा। ठीक है बात। तो इसका जो बिल्कुल शुरुआती मॉडल था ना लेविस थ्योरी का, अब ध्यान रखिए लेविस थ्योरी का शुरुआती मॉडल बड़ा प्रिमिटिव सा था, लेकिन लेविस लगातार इस मॉडल को इंप्रूव करते गए थे। तो मैं आपको इसके वेरिएंट नहीं पढ़ाऊंगा कि लेविस थ्योरी टाइप 1, फिर लेविस थ्योरी का पहला एक्सटेंशन, फिर दूसरा ना भाई, मैं लेविस थ्योरी को एज होल मतलब शुरू से लेकर एंड तक जितने भी क्या हो चुके हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट, वो सारे में एक साथ पढ़ाऊंगा। बात आपको पहले पड़ेगी, ऐसे नहीं कि पहले लेविस थ्योरी का पहला पार्ट, सॉरी पहले लेविस थ्योरी का ओल्डर वर्जन फिर न्यूअर वर्जन, क्योंकि इसमें लगातार रिफॉर्मेशन आते चले गए थे। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ पोस्टुलेट्स ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बताओ क्या होता है, तो कहता है बताओ, उसने क्या बोला भाई, एक कोवलेंट बॉन्ड किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग के जरिए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होएगा ताकि एटम अपने ऑक्टेट पूरे कर ले। तो दिमाग में नहीं आएगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन बताओ शेयर ही क्यों करेंगे, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं भाई बताओ Cl2 की, तो हमको पता है Cl के पास कितने वैलेंस हैं, 2, 2 4, 2 6 और एक 7। इसके पास भी क्या है, 2, 2 4, 2 6 और एक 7, है ना। तो ये अगर इसको तो ना तो इसके 8 पूरे और ना ही इसके 8 पूरे। और आपको पता है भाई एटम्स के केस में स्टेबल एटम कौन से होते हैं, जिनके 8 पूरे होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो ये 2 इसके भी काउंट होंगे, ये 2 इसके भी काउंट होंगे, तो 8 इसके हो जाएंगे और 8 इसके हो जाएंगे। तो इन दोनों को तो क्या मिल गया बताओ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस तरीके से इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है आपको। उसके बाद क्या हमारे पास, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। अब दिमाग में आएगा कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्यों आती है, तो पहली चीज तो इसने क्या बता दी कि एटम क्यों जुड़ते हैं, ताकि वो क्या हासिल कर सके, ऑक्टेट अपना पूरा कर सके। और आपको पता हाइड्रोजन केस में क्या होगा, ये उसमें डुप्लेट होता है, पता होगा ना आपको, 2 पूरे करने होते हैं, इजंट इट। और लेकिन अब ड्राइविंग फोर्स क्या होती है,
एक तो ड्राइविंग फोर्स ही होगी, क्यों नहीं, क्या मिलते हैं बताओ भाई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मॉलिक्यूल में कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ ही क्यों होती है? बोलो भाई, स्टेबल बनने के बाद वो किसी भी दूरी पे क्यों नहीं रहते, कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड पे क्यों रहते हैं, उसकी क्या वजह होती है? इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जब दो एटम नजदीक आते हैं ना, मान लिया हमारे पास डाइहाइड्रोजन है, तो इसके पास भी क्या है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोला भाई इनके बीच में तो क्या होगा, रिपल्शन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है बात। तो ये उस दूरी पे आके रुकेंगे जब अट्रैक्शन तो क्या हो जाए, मैक्सिमम, और रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। अगर हम इनको बहुत नजदीक ले आए एटम्स को, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन उतना नहीं होगा जितना क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो उस वजह से भाई ये कोई भी बॉन्ड लेंथ नहीं करते, कुछ खास बॉन्ड लेंथ पे ही एग्जिस्ट करेंगे, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन उस बॉन्ड लेंथ को प्रिडिक्ट करने का इसके पास कोई तरीका नहीं है। ओके बेटा, बहुत ध्यान से समझना आपने इसको, इस कॉन्सेप्ट को। फिर क्या है, ड्राइंग, उस क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। अब क्या हमारे पास, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। अब क्या है, अब आप लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। तीसरा बताओ, तीसरा पोस्टुलेट क्या हमारे पास, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो प्रॉपर मेथड होता है हम वो पढ़ेंगे। तो पहले होता है, पहले आप सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, क्या करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये मानो भाई CH, और ध्यान रखियो ये जो मॉडल है ये किसकी बात नहीं करता, ज्योमेट्री की। भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से आप ज्योमेट्री के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, पक्की बात है, ठीक है। तो CH4 आपने बनाना है, तो आमतौर पर बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, 4 यहां लिख दिए, है ना, ऐसे बना दिए भाई। लेकिन ये मेथड मैं आपको बताऊं, ये छोटे क्लासेस के लिए होता है। जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको आप ऐसे टैकल कर सकते हो। थोड़े अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ गए तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो बेटर क्या है कि आप जो मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड है, ओरिजिनल मेथड, आप वो अप्लाई करो। उसमें क्या होता है, जितने एटम इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लो, ठीक है, और उसको बोलो N। क्या बोलो उसको, N। अब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, तुम क्या, एक है मेरे पास कार्बन के, जैसे मान लो CH4 है, तो एक बताओ मेरे पास क्या है, कार्बन के, सॉरी 4 मेरे पास क्या, कार्बन के, 4 तो क्या है, कार्बन के होते हैं, और एक होता है हाइड्रोजन के पास। तो 4 और 4 क्या हो गए, 8। तो N क्या हो गया मेरे पास, 8। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो सेंट्रल एटम होता है ना कार्बन, उससे सभी के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स का बोलोगे T, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स आप क्या बोलोगे, T बोलना है। मतलब आपने क्या करना है, आपने जितने भी एटम हो ना, उन सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, T, समझे बात। तो ठीक है, तो हमारे पास तो भाई 4। तो उसके बाद हमारे पास बच गए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए। तो पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। काउंट कर लोगे, सबके बैलेंस इकट्ठे कर लो, सबको इकट्ठा कर लो भाई, जितने भी एटम है 8 हो गए। फिर क्या करो, फिर सेंट्रल एटम से क्या करो, सिंगल बॉन्ड जोड़ो सभी एटम से, और जितने बॉन्ड उनको बोलो T। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या बच गए हमारे पास, तो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे N-2T, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो चुके हैं। तो N-2T, तो N-2 मेरे पास क्या बच गए, यहां पर क्या बचेंगे, 0। तो N क्या है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, T क्या है, सिंगल बॉन्ड्स। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे पास, N-2T। तो उसके बाद आपने N-2T इलेक्ट्रॉन्स को क्या, उसके बाद क्या करना है, N-2T इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा कोई बात नहीं, अरे यहां पर चलो हमने अरे यहां पर मैंने भाई उल्टे रखे सिंबल, ये आप टोटल इलेक्ट्रॉन क्या मान सकते हो, T। अरे सिंबल से मैंने सिंबल उल्टे लगा दिए, आप यहां पर सिंबल से M ऐसे लिखकर कुछ नहीं होता, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई। लेकिन यहां पर मैंने जो बुक के अंदर सिंबल यूज कर रखे हैं, चलो भाई सिंबल, उसको हम क्या बोल देते हैं बताओ भाई, N। इसको बताओ हम क्या बोल देते हैं,
ये क्या बोल दो टी, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या मान लो आप टी, और इसे क्या मान लो एन मान लो, ठीक है बात। तो क्या मतलब ये भी क्या हुआ टी माइनस फिर 2n, टी माइनस 2n, मतलब सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपने क्या करने हैं माइनस करने हैं, ठीक है बात। तो हमारे पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टी क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन, एन क्या है सिंगल बॉन्ड्स, तो टी माइनस 2n बच गया ना भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन को आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। बस बात ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन उनको फिर कैसे अलॉट करना है, समझे बात। तो उनको कैसे अलॉट करना होता है, जो बच गए ना उनको फिर आउटर एटम्स पे क्या करो अलॉट करो। पहले उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को किसके ऊपर अलॉट करो, आउटर एटम्स पे, उनके ऑक्टेट पूरे करते हुए उनके, और जब ऑक्टेट पूरे हो जाए आउटर एटम्स के, ठीक है, तो बचे हुए फिर किसके ऊपर डाल दो सेंट्रल एटम के ऊपर, नहीं समझे बात। लेकिन हाइड्रोजन को अवॉइड करना है, क्या इसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है। मान लिया टी हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन बना दी सिंगल बॉन्ड, तो बचे कितने टी माइनस 2n बच गए ना। तो टी माइनस 2n जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको फिर आपने कहां पर अलॉट करना है, ऐसे ऑन कर दिए तो गर्मी हो रखी है, तो ठीक है। तो हमारे पास टी माइनस 2n इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको पहले कहां आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, आउटर बाहर वाले एटम्स पे। और जब बाहर वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, उनके ऑक्टेट्स पूरे हो जाएं तो ठीक है। उसके बाद भी अगर बच जाएं तो उनको सेंट्रल एटम के ऊपर अलॉट कर दो, ठीक है बात। अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि अगर जो आउटर एटम है वो भी क्या है अलग अलग टाइप के, वो भी क्या है भाई बताओ। आपके दिमाग में आएगा कि पहले आउटर एटम भरने होते हैं ऑक्टेट पूरे कर, फिर सेंट्रल एटम। लेकिन आउटर एटम कई टाइप के होते, तो पहले किसके ऑक्टेट पूरे करते हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन से, जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो। क्या हो हमारे पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो ना, उसको आपने क्या करना पहले पूरा करना है, ठीक है बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी के जरिए नहीं, अब आप थोड़ा ट्राई करो इसको पूरा करने की। अमोनिया को, किसको भाई, मैं सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, ठीक है, अमोनिया की। तो अमोनिया के आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो एक बार, आप बताओ कितने हमारे पास, तो 5 इसके और 3 इसके, तो मैं क्या बोलेंगे 8। तो टी यहां पर कितना है 8 बेटा, 5 तो अमोनिया के नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, ठीक है बात। अब नाइट्रोजन से पहले क्या बनाओ 3 सिंगल बॉन्ड, तो एन कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने मेरे पास टी माइनस 2n, तो 8 माइनस 6 2 बच गए। अब 2 को कहां लोड करना है, पहले आउटर एटम्स पे पहले। लेकिन अगर आउटर एटम हाइड्रोजन है उनको छोड़ दो, हाइड्रोजन ना होते ना, अगर यहां पर कोई और होता तो पहले मैंने कहां भरता आउटर एटम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बताओ फिर क्या करना आपने, कहां पर सेंटर के ऊपर। तो यहां पर 2 आ गया, बस दोनों कहां लगा दो सेंट्रल के ऊपर, नहीं आपको। और ऐसा करने के बाद अगर एक बारी भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ऐसे अगर किसी के मान लिया अपने सारे अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए और किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है, किसी का, आपने ऐसे एटम आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और उसके बाद किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो आपने क्या करना बताओ। तो आपने कोई लोन पेयर हो ना, उसको डबल बॉन्ड मूव कर दो, कहां पर, कोई बात नहीं, ये बेटा आपको पहले पड़ गया। पहला स्टेप क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो सबको, सिंगल बॉन्ड का डबल घटा दो, तो क्या आ गया मेरे पास टी माइनस 2n इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए ना। अब जो आपके पास टी माइनस 2n इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको पहले कहां लोड करना है, आउटर एटम्स पे। किन पे, आउटर एटम्स पे। और फिर कहां अलॉट करना है, सेंट्रल एटम पे। और आउटर एटम कई तरह के हों, तो प्रायोरिटी किसको देनी है अलॉट करने में, पहले ऑक्टेट किसका पूरा करो, जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्रायोरिटी देते हुए
बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को T-2n को आउटर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को प्रायोरिटी देते हुए पहले बाहर वालों पे अलॉट करो, जो बच गए उनको सेंट्रल एटम पे अलॉट, सारे काम भेज दो सेंट्रल एटम पे। उसके बाद भी अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है किसी का, तो आपने लोन पेयर्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखे हैं, तो फिर लोन पेयर्स को ऐसे मूव करवाओ, लोन पेयर्स को डबल बॉन्ड में मूव कर दो ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसका एग्जांपल मैं भी लिखता हूं, CO2। क्या आप कहोगे हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। आप एक बार CO2 पढ़ो। क्या पढ़ो आप? CO2। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या करना है। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। एक ऑक्सीजन के पास 6 दूनी 12 और 4। O के पास कितने बेटा? 6 है। 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहां पर T कितना है टोटल? 16। तो पहले क्या करना है, कार्बन से बताओ सिंगल बॉन्ड जोड़ दो। जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड? ठीक है, तो बताओ बेटा बॉन्ड कितने बन गए हमारे पास? N कितने हैं? 2। तो बचे कितने? T-2n। 16 माइनस 2 इंटू 2। 16 माइनस कितना हो गया? 16 माइनस 4, 12 आ गए। अब 12 कहां लोट कर दो? पहले कहां लोट करने होते हैं? पहले ऑक्टेट किसके पूरे करने? इसके पूरे करूं, किसको पूरे करूं पहले? आउटर के। तो मेरे पास कितने? 6 है। 2 2 4 12 है मेरे पास। तो दिमाग में क्या आएगा? इसके पास सिर्फ 2 है, ओके पास इसको 6 चाहिए, तो दिमाग में क्या आएगा? 2 यहां 2 यहां 6। बताओ हमारे पास क्या लेविस स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें दिक्कत एक, आपने क्या किया, आपने टोटल काउंट कर ली 16। 2 आपने क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड। बेटा टोटल 16 है, 2 बनाए सिंगल बॉन्ड, तो कितने बच गए? 2 दूनी 4। T-2n करियो, 12 बच गए। 12 अब आपने पहले उन 12 से किसके ऑक्टेट पूरे करने हैं? सेंट्रल वाले को प्रायोरिटी देनी है कि आउटर वालों को? आउटर वालों को। तो आपको इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6, तो आप क्या कहोगे भाई? 6 यहां छोड़ दो और 6 यहां छोड़ दो। इन O के क्या हो गए? ऑक्टेट पूरे हो गए ना। ठीक है, आपको O के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन कार्बन बेटा कार्बन 2 और 2 4। कार्बन के पास सिर्फ कितने हैं? 4। तो ऑक्टेट O के तो पूरे हो गए, लेकिन C का तो पूरा नहीं हुआ। तो क्या करना है बताओ? इसको यहां भेजो, क्योंकि इसको यहां भेजने से O के ऑक्टेट पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन C के 2 बढ़ जाएंगे। इसको भी यहां भेज दो, तो इस O का तो कम नहीं होगा, लेकिन इसके भी पूरे हो जाए। फिर बात आपको पहले पड़ रही है, तो इसको उठा के यहां ले आओ। अभी भी O के बताओ कितने हैं? अभी भी O के कितने हैं? O के 2 4 2 4 2 4 6 8। 2 4 6 8। और बेटा कार्बन के 2 4 6 8। क्या बन गई? लेविस स्ट्रक्चर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? ऐसे आपने प्रोसीड करना है। ओके, नहीं आपको समय? ओके चलो ठीक है। थोड़ा हम इसको और भी थोड़ा कॉम, अच्छा एक हमारे पास, अच्छा सेम रूल आपने कहां अप्लाई करने बताओ? सेम रूल आपने कहां अप्लाई करने? आयंस के ऊपर। कहां पर भाई? आयंस के ऊपर आपने एग्जैक्टली सेम रूल्स अप्लाई करने हैं। लेकिन जो चार्ज हो ना, क्या उसको पूरे के अराउंड क्या बना के ब्रैकेट उसके बाहर लगा दियो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे ही अलॉट करने हैं। ओके, अच्छा ये बताओ, अच्छा बेटा ये बताओ आप एक बारी, अगर मैं ये कहूं कार्बोनेट आयन, अगर मैं क्या बोलूं? कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, इसकी ज्योमेट्री बनाओ और इसकी स्ट्रक्चर बनाओ यूजिंग लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट शुड वी डू? कार्बन के पास कितने हैं? 4। शाबाश। तो देखो भाई, 3 तो यहां पर है ऑक्सीजन, 3 तो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है बात। तो क्या है हमारे पास? 6 3 18। बेटा एक ओके के पास कितने 6 होते हैं, तो 6 3 18। 18 और 4 22, 22 और 2 24। तो टोटल काउंट कितना आ गया? 2 बाहर से रखे भाई,
तो हम क्या बोलेंगे, एन कितना है यहां पर, 24 इलेक्ट्रॉन्स। एन कितना है यहां पर, सॉरी अरे टी यहां कितना है 24, मतलब आपकी मर्जी है, सिंबल आप उल्टे पुल्टे कर सकते हो, बस एक कंसिस्टेंसी रखियो, मेरी तरह ना करियो, ठीक है बात, ओके। तो टी कितना है 24। अब क्या करना बेटा, कार्बन से 1 2 3 सिंगल बॉन्ड बनाओ, 1 2 और 3, ठीक है। तो टी कितने, एन कितने हो गए 3, एन 3 हो गए, तो एक डबल घटाइए इसमें से, 3 दूनी 6, कितना बताइए, 3 दूनी 6 आ गया, तो 24 में से 6 गया 18, 18 बच गए। अब 18 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पहले सेंट्रल एटम को मैं इसके ऑक्टेट पूरा करवाऊं, इसके पास 6 है, इसके पास 2 2 2, 18, तो दिमाग में क्या आएगा, पहले किन के पूरे करो, आउटर के, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, बन गया क्या क्या, और इसके ऊपर बाहर क्या रखो, स्ट्रक्चर माइनस, क्या बेटा ये स्ट्रक्चर बन गई क्या पूरी, क्या बेटा ये स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी, क्यों क्यों, शाबाश, इनके तो ऑक्टेट पूरे हो गए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, लेकिन इसके कितने अभी भी 6, इस बेचारे 6 हुई, तो इनको उठाओ इसमें ले, अब बताओ, अब इसके भी क्या हो गए 8 पूरे हो गए, बात आपको पहले पड़ी, इस तरीके से प्रोसीड करना है, आसान है कि मुश्किल है। यहां से मैं आपको बताऊं, रेजोनेंस वास्तव में क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आप ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो, रेजोनेंस। रेजोनेंस को कौन रैशनलाइज करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले भी रेजोनेंस था, और उसका सबसे पहले जस्टिफिकेशन थ्योरेटिकल किसने दिया पता आपको, एक हल्का फुल्का जस्टिफिकेशन लेविस थ्योरी ने, आपको पढ़ाएंगे अभी, लेकिन यहां तक आपको पहले पड़ गया, क्योंकि आप, मैं आपको देखो आप यहां पर एक से, क्योंकि आपने ये वाला पेयर यहां भेजा, आप ये वाला भेज सकते थे, तो रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आपसे एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर उन तीनों ही क्या होगी, हाइब्रिड, ये आपको बताएंगे आगे भी, लेकिन आप बताओ बेटा यहां तक आपको पल्ले पड़ा पक्का, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहे हो, यहां तक आपको पल्ले पड़ गया है। अच्छा अब क्या है हमारे पास, हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर, क्या अभी तक मैंने क्या बोला है कि सेंट्रल एटम के पास किससे ऊपर नहीं होने चाहिए, 8 से ऊपर, और ना सराउंडिंग के ऊपर, सराउंडिंग के पास हाइड्रोजन छोड़ के, इजंट इट, लेकिन सेंट्रल एटम तो शुरुआती जो मॉडल था ना लेविस थ्योरी का, वो सिर्फ सेंट्रल एटम को भी कितना रेस्ट्रिक्ट किया करता 8 तक, लेकिन बाद में पता लगा कि सेंट्रल एटम के 8 से भी बढ़ाए जा सकते हैं, सेंट्रल एटम के 8 से बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी अगर मान लिया सेंट्रल एटम के 10 तक पहुंचे, 10 12 14 16 तक पहुंच जाए तो चल जाएगा, सेंट्रल एटम के 10 12 14 16 तक पहुंच जाए ना तो चल जाएगा, इनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं इनको, हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर्स, नहीं है आपको ये, ठीक है, तो मतलब अब तो इस, क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स को आप तभी मतलब ट्राई तो करो ऑक्टेट पूरा करने की, लेकिन अगर मान लिया आउटर के ऑक्टेट पूरे करने में, आउटर के पूरे करने में सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोताही जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है ना उसे किसके ऊपर दे मारो, सेंट्रल एटम के ऊपर, समझ गए बात, तो इसको बोलते हैं ये एक इंप्रूवमेंट थी इसके अंदर, नहीं आपको इसका, चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं भाई, ठीक है, इसका कि भाई एक्स्ट्रा कहां भेज, एक्स्ट्रा आपने कहां भेज देने हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास मान लिया SO2 है हमारे पास, क्या बताओ, नहीं माने मेरे पास PF5 है, क्या मेरे पास है PF5, ठीक है बात, तो PF5 बताओ आप कैसे बनाओगे, बताओ
PF कैसे बनाओगे? एक फॉस्फोरस से क्या होते हैं बेटा? एक फ्लोरीन क्या? फ्लोरीन के बेटा 2s2 2p5 7 होते होंगे बेटा। एक फ्लोरीन क्या होते हैं? 7 7 पंजे 35, तो 35 किसके हो गए? फ्लोरीन के। फॉस्फोरस से क्या होते हैं? 5, तो 35 और 5 40, तो टी कितना है? टी कितना है? 40। ठीक है बात? ओके चलो टी 40 है, ठीक है ना बात? अब बताओ क्या करना? सबसे पहले क्या करना आपने? फॉस्फोरस से 1 2 3 4 5 अब कहोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ना अरे भाई आप लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है बात? तो पहले क्या करो? फॉस्फोरस से 5 फ्लोरीन जोड़ दो, जोड़ दिए, तो आप बताओ n कितना आ गया मेरे पास? n 5 आ गया, तो t माइनस 30, शाबाश। कितना आ गया भाई? 30। अब 30 है, इसको बेटा चाहिए कितने बताओ? इसको बेटा दो है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोरीन के पास 2 है, इसके कितने पूरे करने पड़ेंगे? 8 तो पूरे करने पड़ेंगे, तो क्या होगा? तो 6 चाहिए इसको, तो हमारे पास है कितने? 30। बेटा बचे कितने हुए हैं? बेटा t है 40, n है 5, तो बचे कितने? t माइनस 2n कितने बच गए? 30 बच गए। तो 30 को पहले कहाँ लोड करना होता है? बाहर वाले एटम पे। तो काम करो, एक को कितने चाहिए? इसके फ्लोरीन के पास 2 हैं, तो 6 इसको दे दो, 6 इसको, 6 इसको, 6 इसको और 6 इसको, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 6 पंजे 30, और सब क्या हो गए? तो बन तो गया। लेकिन फॉस्फोरस से क्या हो गया बताओ? 2 4 6 8 10, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर। यानी अगर कोई लेविस स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम के पास 8 से एक्सीड कर जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। क्या? स्टेबिलिटी बेटे आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनके पास डी सब शेल होती है, वो वेव मैकेनिकल मॉडल से अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेविस ने सिर्फ बात देखी तो उसको ऐड कर दिया कैसा होता है। बात आपको पहले पड़ी नहीं समझे बात? तो फिलहाल तो आप इसको ऐसे ही मान लो, इसका रीजन आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं फिलहाल आपको सबसे बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, बॉन्डिंग सबसे बेसिक, ठीक है? अच्छा एक होता है फॉर्मल चार्ज। बेटा फॉर्मल चार्ज में और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? NaCl में Na के ऊपर 1+ होता है ना, ये फॉर्मल चार्ज होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताइए? ये कब होता है पता है? अगर आप किसी का बॉन्ड पूरी तरह क्या मानते हो? आयनिक। अगर बॉन्ड को पूरी तरह क्या माना जाए? आयनिक। 100% बॉन्ड को आयनिक माना जाए ना, तो जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आपने क्या मानना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? क्लोरीन के पास। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? क्लोरीन के पास। बिल्कुल ट्रांसफर फुल। तो Na+Cl-, इसको बोलते हैं। तो बॉन्ड को पूरी तरह आयनिक मानते हुए जो चार्ज अपीयर होता है एटम के ऊपर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसको ऐसे लिखते हैं 1- या 1-, ठीक है? लेकिन अगर आप बॉन्ड को क्या मानते हो? पूरी तरह कोवलेंट। बॉन्ड को पूरी तरह क्या मानते हुए आप 100% क्या है? शेयरिंग। 100% क्या है? शेयरिंग। तब जो चार्ज आए, नहीं तब चार्ज आए बॉन्ड को कंप्लीटली कोवलेंट मानते हुए, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। और उसको ऐसे नहीं लिखते, उसको अब किसी फॉर्मल चार्ज आया ना, क्या ना बेटा, उसको लिखते हैं ब्रैकेट में, सॉरी सर्कल में।
हालांकि ऐसे लिखते नहीं, मैं भी नहीं लिखता ऐसे भाई, लेकिन रूल यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं बिना सर्कल के। अगर +3 लिख के सर्कल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या, फॉर्मल चार्ज। ऐसे लिखना चाहिए प्रॉपर, तो ये कायदा तो ये कहता है। बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। आपको हो गया फिर फॉर्मल बॉन्ड को कंप्लीट मानते हो, कैसे निकलता फॉर्मल चार्ज, तो मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सटेंडेड लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। आपको हो गया क्या होता है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज होता है, आप ये मानो कि कोई एटम अपने चारों तरफ कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उसके ऊपर आने वाला चार्ज कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं एनवी। एनवी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बताओ चार्ज कब आता है, अगर किसी के ऊपर भाई उसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कम हो जाए तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, अगर ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड मानते हुए आए तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मल चार्ज। ये डिफरेंस होता है। तो एनवी माइनस एनए, बस आपको एनए क्या होता है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, एवरेज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बताओ क्या मेरे पास, एवरेज इलेक्ट्रॉन्स। आपको हो गए एवरेज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एवरेज, जहां पर एन ए पता क्या होता है, एन ए, एन वी ये होता है एन वी माइनस, एन वी माइनस बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, एन बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, सॉरी नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ कर दो। बात आपको पहले पड़ी, तो ये बताओ क्या होगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग का हाफ। ठीक है बात, तो एनवी में से घटा दो, तो इसको बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रॉन। अगर ये एटम के, अगर ये एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाएगा, अगर ये ज्यादा आ जाए ये कम आ जाए तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, ये कम आ जाए ये ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। बात आपको पहले पड़ गई। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अभी आप मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, कार्बोनेट आयन, क्या अगर आप कार्बोनेट आयन आप बनाते हो, कार्बोनेट आयन क्या नहीं बनाते, तो आप एक बार बेटा कार्बोनेट आयन बनाओ दोबारा से, और वहां पर फॉर्मल चार्जेस चेक करो एक बार आप। ठीक है, तो CO3 2 नेगेटिव था ना हमारे पास, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने बताओ, ये होता फॉर्मूला 24। तो कार्बन से पहले क्या जोड़ो, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 जोड़ दिए। भाई ओ के पास कितने हैं, ओ के पास कितने, 18 है ना, 4 इसके 28 और 4 18 और 4 22 और 2 26। ठीक है, 26 में से क्या करो बेटा, सॉरी 22 और 2 24, 24 में से 2n 3 बॉन्ड है, कितने बचे, 18 बच गए। 18 आपने कहाँ लोड कर दिए, यहाँ 2 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 यहाँ। अभी तक फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपने नेगेटिव चार्ज कहाँ अप्लाई करना पड़ता था, ब्रैकेट बना के ऊपर कॉर्नर में, ब्रैकेट बना के ऊपर कॉर्नर में। बात आपको पहले पड़ी, लेकिन अब आप फॉर्मल चार्ज प्रॉपर आउट कर सकते हो। पहले तो इसमें किसकी दिक्कत हो बताओ पहले, इसका ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, इन दोनों के क्या पूरे हैं, ऑक्टेट पूरे हैं, इसका भी पूरा है, लेकिन कार्बन का तो ना है। तो एक काम करो बेटा, इसको पेयर को यहां ले आओ, नहीं है आपको, अभी तक आप 2 नेगेटिव बनाया करते हो, आप कहां बनाया करते, बाहर। अभी आपको 2 नेगेटिव बनाया करते, आप कहां बनाया करते, बाहर बनाया करते ना,
लेकिन अब आप प्रॉपर ये देख सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर जाके कि वो 2 नेगेटिव कहाँ कहाँ बैठा है। कैसे? पहले आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, कार्बन का। तो कार्बन के वैलेंस क्या होते हैं? 4। कार्बन के वैलेंस क्या होते हैं? 4 माइनस कार्बन के अराउंड नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 0 प्लस बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 8 8/2 4 माइनस 4 0। तो कार्बन का क्या है बेटा? 0 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब इस O को भी देख लो, ऊपर वाला O के कितने होते हैं बताओ? O के बेटा कितने होते हैं? इस O का देखो, O के 6 होते हैं वैलेंस। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4। वेरी गुड, 4 ऐथे लिख दो। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4, 4/2 6 माइनस 6, इसका बेटा 0 है। समझे बात? यानी शक्की सुई अपने आप किस पे चली गई है? यानी कि जो 2 नेगेटिव फॉर्मल चार्ज जो आप पूरी ब्रैकेट पे कॉर्नर में चढ़ाया करते, अब आप उस पे उसके ऊपर बाकायदा कमेंट कर सकते हो कि वो कहाँ बैठा है। इजंट इट? एग्जैक्ट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एमओ थ्योरी से, लेकिन यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बताओ अब इसका बताओ, ऑक्सीजन कितने होते हैं? ओ के बेटा 6 होते हैं। वेरी गुड, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6, 6 तो ये हो गए, प्लस एक बॉन्ड भी है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, 2/2 2/2 1, 6 + 1 7, 6 माइनस 7 1 -1। यानी इसके ऊपर हो फॉर्मल चार्ज जो आप बाहर ब्रैकेट बनाया करते, और ये इसके ऊपर नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, पता होगा ना आपको भाई। तो ऐसे में इजीली क्या मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर क्या है? नेगेटिव नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ओके, अरे बोलो। ठीक, अब है अब एक और पोस्टुलेट है, फॉर्मल चार्ज के बाद एक और पोस्टुलेट है, चार्ज सेपरेशन को अवॉइड करो। किसको? चार्ज सेपरेशन को अवॉइड करो, क्योंकि चार्ज सेपरेट करने में एफर्ट लगता है। यहां लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसको लिख लिया हुआ है आप। ठीक है, चार्ज सेपरेशन क्या करो? अगर फॉर्मल चार्ज अलॉट करने पर क्या रहा हमारे पास? चार्ज सेपरेशन क्या रहा है? अगर ऑक्टेट भी पूरे हैं लेकिन चार्ज सेपरेशन हो रखा है तो ऑक्टेट पूरे ना रहने दो। किस बात? अगर ऑक्टेट क्या है? अगर अब मान लिया एक क्लैश है, क्या है? एक क्लैश। ऑक्टेट पूरे होते हैं लेकिन विद चार्ज सेपरेशन, और ऑक्टेट पूरे नहीं होते, ऑक्टेट पूरे होते हैं विद चार्ज सेपरेशन, ऑक्टेट डिस्टर्ब होते हैं विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन हटाने को प्रायोरिटी दो, ऑक्टेट जाए भाड़ में। बात आपको बोले पड़ी? अगर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए क्या होता है बताओ? नहीं बेटा, आपको अगर लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए बताओ क्या होता है? चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है। तो किसी भी कीमत पे उस चार्ज सेपरेशन को अवॉइड करने की ट्राई करो, चाहे उसे बेशक क्या होता हो। हाँ, अगर मान लिया ऑक्टेट भी डिस्टर्ब्ड है और चार्ज सेपरेशन भी है, और मान लिया एक से दोनों काम होते हैं, मान लिया ऑक्टेट भी पूरे नहीं है और चार्ज सेपरेशन भी है, तो मान लिया कुछ मूवमेंट करने से इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट भी पूरे होते हैं और चार्ज सेपरेशन भी खत्म होता है, तो वो करना ही करना है। लेकिन अगर ये हो ऑक्टेट पूरे हो रखे हैं, ऑक्टेट क्या हो रखे हैं? पूरे हो रखे हैं, लेकिन विद चार्ज सेपरेशन हो रखे हैं, विद, तो ऑक्टेट को प्रायोरिटी मत दो, चार्ज सेपरेशन अवॉइड करने को प्रायोरिटी दो। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ी एक हम बेटा थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। चलो हम बात करते हैं SO4 की। इसकी वही SO4 2 नेगेटिव की। बताओ सल्फेट आयन को इसकी लेविस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब जो मैंने आपको मैंने पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको आपने इंप्लीमेंट करना है। बताओ, ये और भी कॉम्प्लेक्स है। तो सल्फर के पास कितने होते हैं बताओ? 6। एक O के पास वही, हाँ बेटा, एक O के पास 6 होते हैं, तो 6 चौक 24 तो हो गए ऑक्सीजन के, और 6 हो गए सल्फर के, 32। तो N कितना, सॉरी T कितना आ गया? 32।
तो पहले क्या करो, सल्फर से बनाओ 1 2 3 4, तो ओ ओ ओ ओ। नहीं आपको सुना? ठीक है, अभी आपको पता लगेगा कि मैं क्यों क्यों बोल रहा हूं आपको ये। ठीक है, क्योंकि जितना भाई आप सोचते हो ना ये लेविस थ्योरी, ये तो 9वीं क्लास में आसान सी है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इसको भी आपने बीएससी लेवल पे थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ना होता है। बेसिक कितना ही भाई, ये बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन थोड़ा आपने क्या पढ़ना होता है, सोफिस्टिकेटेड मैनर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो बेटा 30 इलेक्ट्रॉन है अब, सॉरी, तो एन कितना है भाई, सॉरी 4, तो बताओ, तो T माइनस 2n, तो 32 माइनस 8 24 आ गए। क्या आ गए? 24 आ गए ना, पक्की बात है? ओके, अब आप मुझे बताओ 24 बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? पहले किसकी, पहले ऑक्टेट किसके पूरे करने होते हैं? बाहर वालों के। ओके, तो आपको हो गए 24 है भाई, तो एक काम करते हैं 6 इस पे, क्योंकि देखो इसके पास बेटा दो, सिर्फ 2 है भाई, इसको 6 और चाहिए। आपको हो गए 2 एथे ले आते हैं, 2 एथे 2 एथे, एथे एथे एथे, बन गई स्ट्रक्चर। क्या बेटा ये स्ट्रक्चर ठीक है? बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? बेटा इसमें सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं होते रियल स्ट्रक्चर में, मतलब आपको वैसे याद हो, मैं वैसे पूछ रहा हूं, 8 तो पूरे हो गए। मैंने बेटा ये एग्जांपल अभी तक मैंने क्यों बचा के रखा था, कंफ्यूज करने के लिए बचा के रखा होगा कि जब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाए फॉर्मल चार्ज का, तब पढ़ाएंगे इसको। नहीं बात आपको पहले पढ़ी तो कोई वजह तो होगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपको लग रहा है स्ट्रक्चर ठीक है, क्योंकि सबके क्या हो गया ऑक्टेट पूरे भाई, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सल्फर क्या है 8 पूरे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था, चार्ज सेपरेशन को किसी भी कीमत पे अवॉइड करना है, बात आपको पहले पड़ी। ठीक है, और आपको पता है वैसे भी, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको पता है, हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन होता है ना, वो भी आपने गलत पढ़ रखी है। आपने नाम सुना कभी हाइब्रिडेशन का? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल भाग लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेता है? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, एम्प्टी भाग लेते हैं। आप जो पढ़ते हो ना 12वीं की बुक्स में लिखा होता है, ओनली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये गलत है। एनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अकेला हाइब्रिडाइजेशन ना बोला करो, उसको बोलो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। रेजोनेंस क्या होता है? स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन। क्या? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है कि क्या होता है? स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को आमतौर पर हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं, और स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? आपको पढ़ाया जाएगा वो भी। ठीक है, तो अगर आप इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ट्रीट करोगे ना, तब भी यहां पर 2 तो क्या आएंगे डबल बॉन्ड, और 2 क्या आते हैं सिंगल बॉन्ड। हालांकि चारों बॉन्ड बराबर होते हैं, चारों बॉन्ड क्या है यहां पर? बराबर, विदाउट रेजोनेंस, सॉरी विद रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन अब ये गलत है। आप ऐसे बनाते हो सल्फर की कि 2 तो क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, याद करो, और 2 क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऐसे होता है। तो यहां तो ऐसे ना बना ही नहीं, बना ना, तो आप एक बार इस चेक करो इसको। लेविस थ्योरी अभी आपने फुल्ली अप्लाई की नहीं है, सब के ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन एक बार चार्ज सेपरेशन देख लो। इसके ऊपर कितना है? इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज, ये मानो ओ की बॉन्डिंग कंप्लीटली कोवलेंट है, तो क्या होएगा बताओ? ओ की बॉन्डिंग कंप्लीटली कोवलेंट मानते हुए आप क्या कहोगे बेटा? इसके 6 माइनस लॉन पेयर कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग 6 प्लस 2 बॉन्ड पे, 2 बॉन्डिंग में भी है, 2/2 -1 आ गया, तो -1 -1 -1 -1। ऑक्टेट तो पूरे हैं, लेकिन सबके ऊपर क्या है? -1। ठीक है, चलो मान लिया। ओके, अब बेटा सल्फर देखिए मेरे आप, मैंने क्या बोला था? अगर ऑक्टेट में और चार्ज सेपरेशन में चॉइस आ जाए, पेशो पेश ऐसे नहीं है। अरे जब अर्जुन भाई कश्मकश में पड़ गया था, पेशो पेश में दुविधा में पड़ गया था कि भाई लड़ू कि नहीं,
तो प्रायोरिटी इसने दी जो राइट पाथ था। बताओ तो सिमिलरली भाई यहां पर अगर आपको चूज करना पड़ जाए, बताओ क्या, ऑक्टेट में और चार्ज, तो चार्ज सेपरेशन हटाने को प्रायोरिटी देते हैं। बताओ सल्फर के कितने हो गए, बताओ 6 होते हैं, सॉरी सल्फर के 6 होते हैं ना बैलेंस, तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने बेटा इसके 0 प्लस 8/2 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया +2। तो अजीब नहीं लग रहा, बताओ बेटा अजीब नहीं क्या, सल्फर पे क्या है इसे +2 है। तो आप कहोगे, अगर आपको अब देखो अब दिक्कत क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया तो इसके बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने पहले ही बात बोल दी थी कि सेंट्रल एटम के 10 12 14 16 तक जाने दो, कोई पंगा नहीं, हाइपरवैलेंट क्या। तो अगर मैं बेटा इसको मूव कर दूं यहां पर, अब आप एक बारी इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो 0, खत्म। हालांकि जब यहां नेगेटिव था ना तब भी आप ओवर और 2 नेगेटिव पूरा कर पा रहे थे, कैसे 4 का तो क्या था -2 और अकेला क्या था +2, तो -4 +2 कितना था -2, अभी भी पूरा है देखो, माइनस माइनस माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा +1, चेक कर लो आप इसका। अब आप O का फॉर्मल चार्ज निकालियो, बताओ 6 इसका निकाल लो, 6 माइनस 4 तो क्या है नॉन बॉन्डिंग, प्लस 2 और 2 4/2, 6 माइनस 0 हो गया ना 0। लेकिन अभी भी फॉर्मल चार्ज, अभी भी क्या है चार्ज सेपरेशन है, सल्फर के बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। O के तो ऑक्टेट ही है, O का तो ऑक्टेट ही है 2 4 6 8, O का ऑक्टेट भी पूरा है। इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन मूव करने से पहले O के ऑक्टेट पूरे थे, अरे मूव करने के बाद भी क्या ऑक्टेट इसके पूरे हैं, लेकिन फॉर्मल चार्ज इसका 0 हो गया और इसका फॉर्मल चार्ज एक घट गया ना, तो इसका भी घट गया, +1 रह गया। और अगर मैं एक और नेगेटिव को मूव, एक और नॉन पेयर मूव कर दूं यहां पर, अब बताओ क्या हो गया, अब सल्फर क्या हो गए बताओ 2 4 6 8 10 12, सल्फर के 12 तक पहुंच गए, लेकिन हमने कंप्लीटली क्या अवॉइड कर दिया, चार्ज सेपरेशन कंप्लीटली अवॉइड होगा। अब ध्यान से देखो नहीं है आपको ये, अब बताओ क्या है -1, अब बताओ सल्फर का 6 माइनस 2 4 6 8 10 12, 0 + 12/2, 6 माइनस 6 0, क्या सल्फर का 0 फॉर्मल चार्ज नहीं है आपको, सल्फर का 0 है, इस O का भी क्या है, अब सल्फर पे है ही नहीं प्लस भाई, अब आपको माइनस तो बच गए, माइनस बच गए, कहीं प्लस माइनस तो ना बचे, अकेले माइनस बच गए 2 एंड पे, लेकिन क्या नहीं बचे यहां पर प्लस माइनस तो ना बचे, कम से कम प्लस तो नहीं बचा, चार्ज सेपरेशन तो खत्म हो गया। ऑक्टेट मैंने क्या बोला था, ऑक्टेट में और लड़ाई हो चार्ज सेपरेशन को अवॉइड करने में, तो प्रायोरिटी दो चार्ज सेपरेशन अवॉइड करने में किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि सेंट्रल एटम के बढ़ते हैं तो बढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर हाइपरवैलेंट बन जाएगा। आगे आपको ये, तो ऐसे मेरे ख्याल से अभी बेटा आपको काफी जो कॉन्सेप्ट्स हैं लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के आपको आगे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा चार्ज सेपरेशन होता है अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेट कर रखा, डाइपोल टाइप। हाँ वो दिखने चाहिए आपको, वे दिखे मतलब क्या चीज क्या है, अनस्टेबल, वो अनस्टेबल लेके आएगा। तो हम जैसे ऑक्टेट पूरा करने की ट्राई रखते हैं ना हमेशा, हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए भाई हम ऑक्टेट पूरा रखने ट्राई करते हैं, उससे भी ज्यादा ट्राई हमारी क्या रहती है कि चार्ज सेपरेशन ना हो, बस नहीं होता आपको बोले पड़ी, ये ट्राई होती है हमारी। आगे आपको ये, उसके बाद है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो रेजोनेंस जो फिनोमेना है वो आपको पता बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था, उसके लिए भी कोई थ्योरेटिकल। तो पहली थ्योरी जिसने रेजोनेंस की घटना को एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत, वो कौन सी थी, लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ये कैसे काम करेगी, ठीक है। और इसके लिए हमारा फेवरेट एग्जांपल क्या रहेगा, तो चलो हम नाइट्रेट आयन देख लेते हैं।
NO3 नेगेटिव आयन, क्या NO3 नहीं, चलो मैं दोबारा से कार्बोनेट आयन को रिविजिट करते हैं। हालांकि आप सल्फेट आयन को भी रिविजिट कर सकते हो, ठीक है बात, लेकिन आप एक बार कार्बोनेट आयन को रिविजिट करो, CO3 2 नेगेटिव को रिविजिट करो। अच्छा एक बात और मैं यहां पर लिखना भूल गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर सेंट्रल एटम के 8 से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो 8 से कम भी चल जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखियो। उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नहीं बात आपको बोले पड़ी? नहीं तो आप BF3 एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्या बताओ BF3? अगर आप BF3 देखो भाई, हाँ बेटा अनुष्का, BF3 की स्ट्रक्चर बताओ यूजिंग लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बोरोन के पास क्या होते हैं? पहले निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन। शुभांगी बेटा बोरोन के पास कितने हैं? 3। वेरी गुड। 7 या 21 और 3 24। क्या गया हमारे पास? 24 इलेक्ट्रॉन। पहले बोरोन से क्या करो? 1 2 3। अब देखो यहां पर बड़ा पंगा है। अब यहां पर बड़ा पंगा है। ओके कैसे? मतलब अब मैंने क्या बोला था? प्रायोरिटी किसको देनी है? चार्ज सेपरेशन को अवॉइड करना, मैंने क्या बोला था? तो काम करो आप एक बार BF3 की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। BF3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लेविस थ्योरी में BF3 क्या बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है? कैसे? लिखो BF3। क्या बोलेंगे? N कितना है? T कितना है? T शुभांगी बताएगी। T अरे बोरोन के 3 7 या 21 24 हो गए भाई, और 3 बॉन्ड बना देंगे तो बताओ बेटा T-2N क्या बचेगा? 18 है ना। तो यहां बना के बोरोन 1 2 3 तो फ्लोरीन से जोड़ दिए है ना, 3 तो फ्लोरीन से जोड़ दिए। अब बताओ 2 यहां 18 बचे हुए ना। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 2। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 2। तो 2 इस पे 2 इस पे 2 यहां पर 6 हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6 हो गए ना पूरे? अरे भाई हो गए तो पूरे। ये लाइन्स में बना रखा है लोन पेयर। ओके अब बताओ इनके ऑक्सीडेट पूरे हो गए। एक बार ये फॉर्मल चार्ज चेक करो फ्लोरीन का, बताओ क्या होगा? फ्लोरीन का 7 होता है, 7 होते हैं बैलेंस। 7 क्या बैलेंस? इस फ्लोरीन के पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग 2 4 6 प्लस 1 बॉन्ड बनाए हुए भाई, तो 2/2 7 - 7 0, तो उसका 0 है। अगर ये बोरोन का चक्कर ही हुई, शुभांगी बताइए बोरोन का फॉर्मल चार्ज क्या बेटा? 3 होता है बैलेंस, माइनस नॉन बॉन्डिंग 0 है, प्लस 2 4 6/2 3 - 3 0 आ गया। तो सबके ऊपर क्या फॉर्मल 0 ना। अब जो कमाल की बात होगी, क्या बोला था? अब यहां पर हम चाहें ना तो हम बोरोन का भी ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। बोरोन का भी ऑक्टेट पूरा कर, तो देखो कमाल देखो भाई, आप कमाल देखो। हालांकि लेविस को पता नहीं था कि ऐसा होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहां पर रेजोनेंस की। क्या एक पॉसिबिलिटी? जो आगे जाके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको कहेगा ऐसा होता है, लेकिन ये इसको नहीं मानेगा फिलहाल, क्योंकि अगर आप इसको यहां से मूव कर दो, एक लोन पेयर को यहां मूव कर दो बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस फ्लोरीन क्या रहेंगे अभी भी? 2 4 6 8। अरे भाई इस लोन पेयर को यहां से यहां पर मूव करने पर फ्लोरीन क्या रहेंगे? 8 रहेंगे ना। इसके भी क्या रहेंगे? 8। इसके क्या रहेंगे? 8। ठीक है, लेकिन फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0। अब इस फ्लोरीन क्या हो? फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज 7 माइनस नॉन बॉन्डिंग क्या है? 4 प्लस 4/2 6। क्या है इसके ऊपर? +1 फॉर्मल चार्ज। कितना आ गया? और ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना लिखा करो, ऐसे लिखो फॉर्मल चार्ज, ऐसे लिखते होते हमेशा। ठीक है, और बोरोन पे देखियो, बोरोन पे देखियो 3 होते हैं,
3 माइनस नॉन बॉन्डिंग 0 प्लस 2 4 6 8। तो देखा जाए तो भाई हम यहां भी क्या कर सकते हैं बताओ, बस ऑक्टेट पूरे कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट तो पूरे हो गए, लेकिन प्लस माइनस ऑक्टेट बात आपको पहले पड़ी कि क्यों हम अगर ऑक्टेट पूरे करने की बात है तो BF3 में क्या बना दो भाई, डबल बॉन्ड बना दो। अगर BF3 में डबल बॉन्ड बना दें तो लेविस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब क्या पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरे हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है, ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं लेकिन क्या क्रिएट हो रहा है, विदाउट चार्ज सेपरेशन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मंजूर है हमको, विदाउट चार्ज सेपरेशन इनकम्प्लीट या ओवर ऑक्टेट हमको मंजूर है, लेकिन विद चार्ज सेपरेशन हमको ऑक्टेट मंजूर नहीं है। लेकिन यहां से एक थोड़ी सी अगर पॉसिबिलिटी नहीं आती कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाए, बोरॉन तक। बेटा आगे जाके प्रूव होता है कि ऐसा होता है पार्शियली, हालांकि लेविस स्ट्रक्चर इसको नहीं मानेगी, लेकिन कमाल देखो लेविस थ्योरी ने एक फ्यूचर इनसाइट दे दी हमको कि ये पॉसिबल होता है अगर हम चार्ज सेपरेशन को कुछ समय के लिए क्या कर दें, ऐसा कर लें थोड़ा बहुत पार्शियली, तो बिल्कुल फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बोरॉन तक। कभी इस फ्लोरीन का, कभी इस फ्लोरीन का, कभी ये आ जाएगा, फिर इसको वापस ले जाओ, अरे डबल बॉन्ड था, इसको ले जाओ, इसको डबल बॉन्ड बना लो, फिर इसको ले जाओ, फिर इसको ले आओ, नहीं आपको। और आपको पता होगा BF3 जो लेविस एसिड होता है वो वीक होता है, मतलब होता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन BBr3 कम होता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन जो साइड में 3 क्या जुड़े होते हैं, फ्लोरीन, उनके PZ क्या करते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो साइडवाइज ओवरलैप करके डेंसिटी कहां भेज देते हैं, बोरॉन के एम्प्टी PZ में। होता है ना ऐसा, तो पार्शियल क्या बनते हैं, डबल बॉन्ड, ऐसा होता है। हालांकि लेविस थ्योरी ने इसको क्या किया, रिजेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन। लेकिन आगे हमको पता है कि ये चार्ज सेपरेशन वाली स्ट्रक्चर भी क्या करेगी, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ रही, अरे बोलो, लेकिन फिलहाल इसको अवॉइड करो, ओके। हाँ बेटा, चार्ज सेपरेशन, चार्ज को सेपरेट करने में एफर्ट लगता है, प्लस और माइनस को दूर दूर लेके जाने में एफर्ट लगता है। एक चुंबक है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनको सेपरेट करने में एफर्ट लगता है कि नहीं लगता, इजी आ गया आपको। तो लेविस थ्योरी ने इसको अलाउ नहीं किया क्योंकि चार्ज सेपरेशन है, लेकिन अब आगे जाके लेविस का जो आइडिया था ना, इसकी जिसका थोड़ा क्या जाएगा, थोड़ी क्या जाएगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा होता है। नहीं मतलब इसको मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझाऊंगा कि इसका क्या कनेक्शन है इससे, क्योंकि मैंने फिलहाल आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ाई ना, समझ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये, ठीक है। चलो भाई एक बार काम करते हैं, कार्बोनेट आयन को रिविजिट करो क्या, क्योंकि हमने पढ़ना है थोड़ा बहुत रेजोनेंस, हमने क्या पढ़ना है, रेजोनेंस। तो आप बेटा कार्बोनेट आयन को रिविजिट करो, व्हाट शुड वी डू। अब आप कोई भी मॉलिक्यूल, देखो ध्यान रखो, अगर आपको 10 मॉलिक्यूल्स की क्या पता लगी, लेविस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आ गई, 11वां अगर आपने 10 मॉलिक्यूल्स की लेविस स्ट्रक्चर आपने याद कर ली, 11वां आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही आता है तो आपसे कोई भी मॉलिक्यूल आप उसके लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बात आपको पहले पड़ी। अगर वो इससे एक्सप्लेन होता है तो कार्बोनेट आयन देखो, कार्बन के पास कितने हैं, 4 है, और O के पास 6 18 और 2 22 और 24, तो T कितना है 24 और N कितना है, तो T - 2N आ गया 18। तो पहले क्या करो, कार्बन लेके क्या करो, 1 2 3 है ना, और सब के ऊपर क्या करो बताओ भाई, 18 18 18 है ना। तो काम करो, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ओके क्या पूरे हो गए सबके ऑक्टेट। अब यहां 2 कमियां हैं,
यहां बेटा दो कमियां हैं, बताओ कौन कौन सी? वेरी गुड। अब बताओ, जब एक तीर से दो शिकार होते हो भाई, वो कहते हैं ना किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अगर एक तीर से दो शिकार, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो अगर एक तीर से दो शिकार पॉसिबल है तो क्यों ना ऐसा किया जाए भाई? आप ही बताओ। अदरवाइज आप बेटा बताओ, इसके ऊपर क्या आएगा फॉर्मल चार्ज? कार्बन क्या आएगा? देखो इसके ऑक्टेट पूरे हो गए ना, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इसके 6 हैं। दूसरा 4 माइनस 4 होते वैलेंस, 0 प्लस 2 4 6 बटा 2 प्लस 1, तो प्लस 1 तो इसका है, ऐसे लिखो, प्लस 1 तो इसका है और माइनस 1 इसका आएगा, चेक कर लियो, -1 और -1। तो यहां पर ओवरऑल क्या बन गया? तो सभी एटम्स के चार्ज का सम क्या जाएगा बताओ? -1 -1 पर जोड़ो -2। क्या था कार्बोटाइन का? -2। ठीक है, लेकिन अब यहां पर दिक्कत एक है, मुझे यहां पर दो आपत्ति हैं। एक तो चार्ज सेपरेशन है, दूसरा कार्बन का ऑक्टेट पूरा है नहीं है। तो दिमाग में आएगा कि क्यों ना अगर मैं एक लोन पेयर को यहां ले आऊं इसको, तो कार्बन का तो फॉर्मल चार्ज खत्म और इस O का भी फॉर्मल चार्ज खत्म, तो दो नेगेटिव तो रह गए, लेकिन मॉलिक्यूल में से पॉजिटिव सेंटर गायब हो गया। नहीं आपको इससे बताओ फिर क्या हमारे पास? ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो O का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0। इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0। इनके ऑक्टेट पूरे 2 4 6 8। इसे क्या है? 2 4 6 8। इसके ऑक्टेट कैसे पूरे होंगे? 4 नॉन बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग, यहां पर क्या है? 6 नॉन बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग। बात आपको पहले पड़ी, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए और चार्ज सेपरेशन भी खत्म हो गया भाई। तो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छी बात नहीं है? गुड, ठीक है। तो बेटा बोलोगे एक तो हमारे पास ये बन जाएगी, लेकिन आप मुझे बताओ, आप बेटा मुझे ये बताओ, अगर ये यहां पर था तो दिक्कत क्या थी? बताओ दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत थी बताओ? तो आप कहोगे एक लोन पेयर कहां भेज देते हैं? O का बॉन्डिंग में, पाई बॉन्ड बनाने के लिए सिग्मा, और भाई एक एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो अगर ये यहां भेजोगे तो यहां बॉन्ड आएगा, और ये भेजते तो आप ये भी तो भेज सकते हो, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये वाला मॉलिक्यूल नहीं आ गया आपको? और अगर ये वाला भेजते तो क्या था हमारे पास? सॉरी, नहीं आ गया आपको? ये वाला मॉलिक्यूल, और ये भेजते तो डबल बॉन्ड यहां आता ना। लेकिन अगर आप कोई एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर लेते हो, अगर आप एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर लेते हो, तो दिक्कत क्या है बताओ? दिक्कत यह है कि एक तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और दो क्या रह जाएंगे भाई? सिंगल बॉन्ड। एक तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? शॉर्टर, और दो बॉन्ड क्या होने चाहिए? लॉन्गर। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या पाया गया कि तीनों बॉन्ड्स क्या होते हैं? सेम लेंथ के। तो यहां से कॉन्सेप्ट अराइज हुआ रेजोनेंस। समझे बात? तो क्या बोला लेविस ने कि भाई व्हेन मोर देन वन लेवल स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल। बोलो भाई, द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज एन एवरेज ऑफ ऑल दोज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नहीं आपको सुने? देखो, तो ऐसे इनको बेटा फिर लिखते हैं, देखो कभी यहां डबल है, कभी यहां डबल है, कभी यहां डबल है, तो इनको एक डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। आपको और फिर हम क्या बोल देंगे? हम कह देंगे भाई कभी ये डबल कभी ये डबल, तो हम क्या बोलेंगे? ये पार्शियली तीनों क्या होते हैं? डबल हो गए। इसको बोल दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड बोल दिया। बात आपको पहले पड़ी कि नहीं? आपको तो मेरे ख्याल से बेटा आपको पहले पड़ गया कि लेविस थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं। आसान है मुश्किल है? आसान है, गुड, ठीक है। आसान बहुत है, लेकिन कमाल की बात यह है बच्चों को नहीं आती होती है। इवन MSc वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूं ना मैं, तो उनको भी थ्योरी के बेसिक्स पता नहीं होते।
वो सिंपली वो नहीं तो जो ओल्ड मेथड होता है सिर्फ वो, जिसे हम अरे छोटे मोटे मॉलिक्यूल टैकल कर सकते हैं। मैं किसी से को बोलता हूँ सल्फेट की क्या बनाओ, तो पजल हो जाते हैं। इतनी हालांकि बेसिक चीज़ भाई, बात आपको पहले पड़ी। यही दिक्कत रहती है, अगर हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी वीक है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स में फॉल्ट है ना, तो हम बेसिक बातों को भी एनालाइज नहीं कर पाते। दिक्कत ये है, इसलिए आपने हर चीज़ को बिल्कुल प्रिसाइजली आपने समझ के चलना है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा मेथड ये होता है भाई, उसमें क्या करते हैं, लेकिन ये मेथड मैं आपको बताऊँ भाई, सिंपल मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करियो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एटम को अलग अलग लिख के और उनके वैलेंस अलग अलग शो कर देते हैं। क्या, अरे यहां पर क्या लिख दिया, बेरिलियम 2 इसके होते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है भाई, ये बात आपको पहले पड़ी नहीं आपको, तो बोले भाई ये हो गया हमारे पास BeCl2, इसका ऑक्टेट पूरा और बेरिलियम का नहीं हुआ। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि बेरिलियम ऑक्टेट क्यों ना पूरा किया, तो क्यों पूरा ना किया, हालांकि हम पूरा कर सकते हैं, बताओ कैसे। इसको काम करो, यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, BeCl2 डबल बॉन्ड कर लो, लेकिन दिक्कत क्या है, चार्ज सेपरेशन आ जाएगा भाई, समझिए बात। तो अगर हमको बात नहीं पता कि चार्ज सेपरेशन को प्रायोरिटी देनी है, चार्ज सेपरेशन अवॉइड करने को प्रायोरिटी देनी है, हमेशा ऑक्टेट यहां पर लागू नहीं होता। आपको सिर्फ ये पढ़ाते रहते हैं ऑक्टेट 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 पे इतना फोकस होता है कि ऑक्टेट ही सब कुछ है। ऑक्टेट से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, चार्ज सेपरेशन अवॉइड करने की। नहीं तो आप तो ऐसे क्यों नहीं बनाते इसकी, आप BeCl2 बना तो लेते हो, ऐसे क्यों नहीं बनाते। इसको यहां पर लेके आए तो बी का भी ऑक्टेट पूरा, Cl का भी क्या पूरा है, ऑक्टेट, सब ऑक्टेट पूरे हैं। लेकिन क्या आ गया, बेरिलियम क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, नहीं आपको बेरिलियम क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, बेरिलियम का 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। आप कहोगे कि भाई इससे क्या है, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, लेकिन क्या आ गया, चार्ज सेपरेशन। बात आपको पहले पड़ रही है। लेकिन ऐसे भैया BeCl2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चलो सिंपल मेथड से बताओ क्या है हमारे पास, BF3, ओके। अरे भाई अप्लाई कर ली चीज़, ये BF3 अगर हमारे पास ये 3 बॉन्ड बन गए, हम बोरॉन ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। अब तो SO2 थोड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, क्या SO2 क्या है, इंटरेस्टिंग, कैसे, SO2 की बनाओ भाई लेविस स्ट्रक्चर। व्हाट शुड वी डू, प्रॉपर वे में बनाओ, प्रॉपर वे में। सल्फर क्या होते हैं 6 और ओके भाई 6 बेटा, हाँ मतलब 18 हो गए, तो T हो गए 18। तो पहले बनाओ सल्फर से 1 और 2, आप कहोगे लीनियर कैसे बना दिया। अरे भाई लेविस थ्योरी बात नहीं करती ज्योमेट्री की, तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे सल्फर के साथ हो बनाऊं लीनियर, चाहे क्या बनाऊं, बेंट बनाओ 90 बनाओ, मेरी मर्जी भाई। नहीं मतलब आपको बात आपको पहले पढ़ रही, पहले बताओ बच्चे कितने, बेटा बच्चे कितने बताओ। अरे भाई 2 बॉन्ड बन गया, N2 हो गया, तो 18 - 4 आ गया, कितना आ गया 14। अब भाई 14 में से आपने क्या करना बताओ, पहले ऑक्टेट किसके पूरे करो, इसके, हाँ जो बाहर वाले एटम है, शाबाश। तो 2, तो 14 में से 6 इस पे, इसको 6 चाहिए, 6 इस पे, 6 इस पे और 6 इस पे, बच गए 2, बचे हुए सारे कहां जाने दो, एटम पे, बन गया मॉलिक्यूल। क्या ज्योमेट्री सही है, हाँ बेटा बताओ। इज दिस स्ट्रक्चर, इज दिस लेविस स्ट्रक्चर करेक्ट, वाई, ऑक्टेट पूरे हैं इसके, बेटा 2 कमियां हैं यहां पर, ऑक्टेट इसका पूरा है, इसका पूरा है, सल्फर का तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, सल्फर का तो 6 भाई, तब हो गए कम से कम 1 को तो यहां ले आए, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। अब बताओ भाई
अब इस पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, सल्फर का क्या पूरा है ऑक्टेट बेटा, 2 4 6 8 ऑक्टेट, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। तो पहले ओ का लोन पेयर मैंने क्यों शिफ्ट किया, ताकि सल्फर का ऑक्टेट पूरा किया जा सके। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अब दूसरा कैसे क्यों मूव करना है, हालांकि चार्ज सेपरेशन मुझे थी, लेकिन अभी आप और देखो। अब बेटा बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 आएगा। सल्फर का बताओ 6 माइनस 2 प्लस 2 4 6, 6 बटा 2, 2 प्लस 3 5, 6 माइनस 5 प्लस 1, तो क्या मेरे पास, तो अभी क्या इसका +1 फॉर्मल चार्ज है और इसका बेटा क्या है -1, तो 0 0 प्लस, समझे बात। और हमको पता है हाइपरवैलेंट बना लेंगे, दिक्कत क्या है बोलो भाई। तो चार्ज सेपरेशन ऑक्टेट पूरे हो चुके, लेकिन दिक्कत क्या है, चार्ज सेपरेशन अवॉइड करो, इसको ले आओ यहां पर, नहीं आपको इसे कहां ले आओ भाई, यहां ले आओ। अब बताओ क्या हो गया, अब इसका भी क्या हो गया 0, इसका भी क्या है, इसका भी क्या है 0, क्यों, अरे भाई 6 माइनस 2 प्लस 2 4 6 8, 8 बटे 2 0, तो ये बेटा मेरे पास क्या गया बताओ, SO2 की स्ट्रक्चर, नहीं आ गया आपको। और आगे इसको नहीं है, जो वेस्पर थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करेगी, तो जो लोन पेयर होगा ना ये इनको रिपेल कर देगा। और फिर वो ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी सिर्फ ज्योमेट्री के लिए है, क्या है, लेकिन वो भी फिर वो शुरुआती स्ट्रक्चर जो प्रीकर्सर होता है वेस्पर थ्योरी में, ज्योमेट्री बनाने के लिए जो क्या होता है प्रीकर्सर होता है, वो कहां से आता है, लेविस थ्योरी से। कहां से आता है, मैंने बहुत बार देखा भाई, मैंने बहुत बार देखा, बच्चे से आप ये पूछोगे ना कि PF5 क्या भाई, PF5 कि क्या बनाओ वेस्पर थ्योरी से, क्या बनाओ ज्योमेट्री, तो बच्चे बोलेंगे क्या बेटा, नहीं इसको बनाते कैसे, पहले क्या लिखेंगे, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन होता ना ऐसा बेटा। वेस्पर थ्योरी से अगर मैं ये बोलता कि क्या बनाओ PF5 की ज्योमेट्री, तो कोई बच्चे क्या करते हैं कि फास्फोरस में क्या होता है बताओ भाई, एस में कितने हैं 2, 3s में कितने हैं इतने, और 3 कितने हैं 1 2 3, ऐसे बोलते हैं ना। पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, लेकिन लिखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने वेस्पर थ्योरी, बच्चे ये करते हैं कि पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी, लेकिन शुरुआत कहां से करते हैं, ऑर्बिटल से। किससे भाई, अगर मैं ये बोलूं कि बताओ क्या ऐसे नहीं होता, तो ये आपको पहले पड़ गया। देखो चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। अगर आप किसी से ये पूछो कि H2O में क्या, H2O में H2O बताओ इसमें बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, इसको वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन करो। तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, वो ये कहेंगे पहले लिखो O की हाइब्रिडाइजेशन, लिखते हैं ना 2s2 और 2p, ऐसे बोल देते हैं 2s2 2p2, फिर बोला भाई एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां पर, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडेशन, क्या होगी यहां पर, ये तो बोलते होंगे sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ज्यादा कुछ आपको आगे पढ़ा जाएगा ये, तो लेकिन थोड़ा मैं रिकॉल कर रहा हूं। तो बोलेंगे हमारे पास क्या हो गया, सल्फर के पास एक तो क्या हो गया, 2 तो क्या हो गए लोन पेयर, 2 क्या हो गए बॉन्ड पेयर, ऐसे बोलते हैं। बोले इनका रिपल्शन इन्हें कम कर देगा, ऐसे कंप्रेस कर देगा, ऐसे बोलते हैं ना, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि आपने शुरुआत, आप पढ़ रहे हो वेस्पर थ्योरी, लेकिन आपने शुरुआत कहां से की है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अगर वेस्पर थ्योरी से ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हुए आपने क्या बोल दिया, आपने ऑर्बिटल का नाम भी ले दिया। अगर वेस्पर, ये बुक्स में भी गलती होती है भाई, बुक्स में भी क्या पढ़ाते हैं वेस्पर थ्योरी, तो क्या लिखा होता स्टार्टिंग में, मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है वेस्पर थ्योरी में, जो एब्सोल्युटली गलत है। वेस्पर थ्योरी बोलते हुए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ना, तो वहीं पर सारा क्या हो गया, गलत। समझे बात? H2O का एक्सप्लेन करो। पहले इसका प्रीकर्सर, पहले वेस्पर थ्योरी के लिए जो प्रीकर्सर होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आता। कहां से? लेविस थ्योरी से। तो बनाओ H2O का, बताओ। तो O के पास कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गए। तो T कितने हैं भाई? 8। N कितने हैं? 2। तो बनाओ, यहां पर लिखो O और 2 लगा दो हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे बनाओ इसको। अब समझे वेस्पर थ्योरी पढ़ने के लिए जरूरी क्यों भाई? जब आप पढ़ते हो, आप समझे बात है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको। आप पढ़ोगे वेस्पर थ्योरी, फिर वहां लिखोगे आप हाइब्रिडाइजेशन, जो गलत है। तो बताओ क्या है मेरे पास? सॉरी, T माइनस है 2N 8 माइनस 4 बच गए मेरे पास। 4 को पहले कहां भेजना है? H को वो तो भेजनी नहीं होती, कहां भेजना? सारा O के ऊपर भेज दो। सारा कहां भेज दो भाई? O के ऊपर। तो ये हमारे पास तो क्या आ गई? बोलो भाई, स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है बात। फिर अब क्या बोलोगे कि जो लोन पेयर है ना, ये आपस में क्या होंगे? दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेंगे तो ये किन को प्रेशराइज करेंगे बताओ? इन बॉन्ड पेयर्स को। ये आपको जब पढ़ाएंगे ना वेस्पर थ्योरी तब सिखाया जाएगा अच्छे से, तो वही फिलहाल नहीं। तो आपको ये आपस में रिपेल करेंगे, इनसे फिर ये बॉन्ड पेयर क्या होंगे? ऐसे मुड़ जाएंगे। यानी कि वेस्पर थ्योरी के लिए प्रीकर्सर कहां से तैयार करते हैं? इस मेथड से। वेस्पर थ्योरी के लिए प्रीकर्सर कैसे तैयार करते हैं? लेविस थ्योरी से। ठीक है, ओके, ऐसे होएगा ये। अरे बेटा आपको ये सिमिलरली सल्फर का था, यहाँ पर क्या था? लोन पेयर था ना, अगर इनको रिपेल कर देगा। फिलहाल चलो भाई, मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ओके, अब बताओ CH4। अरे तो सिंपल हो जाएगा भाई, बिल्कुल भाई। 4 क्या हो गया? बॉन्ड। फिर वेस्पर थ्योरी से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? रिफाइन। फिर क्या? अमोनिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। H2O मैंने आपको पढ़ा दिया। PF5 मैंने आपको पढ़ा दिया। PF5 भाई। फिलहाल ज्योमेट्री पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ लिखी हुई है। तो ज्योमेट्री को हम प्रिसाइजली कहां पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी में। हमने सिर्फ फिलहाल केमिकल बॉन्ड याद रखियो, बॉन्डिंग और ज्योमेट्री अलग चीज होती है। फिलहाल हम सिर्फ केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की। जो ओवरऑल ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ओके, अच्छा बताओ, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी ऑफ, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की लिमिटेशंस। ठीक है बात। तो पहला क्या बताओ भाई? ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग को रैशनलाइज नहीं कर सकती। बात आपको पहले पढ़ी, ये कहां अप्लाई नहीं होगी? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के ऊपर। ध्यान से देखो, हमने जितने भी पढ़े हैं ये सारे के सारे क्या? मेन ग्रुप कंपाउंड्स। कौन से हैं ये? या तो P ब्लॉक या S ब्लॉक वाला एलिमेंट लिया मैंने। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कोई थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा क्या है? और ये तो बता देगी कि बॉन्ड डबल होगा, सिंगल होगा, क्या होगा, लेकिन उनकी केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जीज को ये क्वांटिफाई नहीं कर सकती कि उनकी एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी कितनी कितनी होगी, किस बॉन्ड की कितनी एनर्जी, थ्योरेटिकली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती भाई। ठीक है, और बताओ, और ये ज्योमेट्री ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अरे भाई, लीनियर मॉलिक्यूल्स की, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को तो क्या करेगी? ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर देगी। Cl2 को आप किस पे लगाओ? Cl2 पे क्या लगाओ? लेविस थ्योरी। तो क्या बनेगा? एक ही तो बॉन्ड बनेगा, तो क्या आएगी स्ट्रक्चर? ज्योमेट्री लीनियर। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को ये रैशनलाइज नहीं कर सकती। ज्योमेट्री को रैशनलाइज करने के लिए फिर 2 थ्योरीज आई है। कौन कौन सी? वेस्पर थ्योरी, 3 थ्योरी वास्तव में तो। वेस्पर थ्योरी, एमओ थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ थ्योरी, वो तो बॉन्डिंग को भी और ज्योमेट्री को भी, वो तो बॉन्डिंग को भी, और ये सिर्फ लेविस थ्योरी सिर्फ क्या होती है?
बॉन्डिंग को, नहीं आपको बेटा, लेविस थ्योरी भाई सिर्फ बॉन्डिंग को, और वेस्पर थ्योरी सिर्फ ज्योमेट्री को। लेविस थ्योरी बॉन्डिंग को, वेस्पर थ्योरी सिर्फ ज्योमेट्री को, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो है इंस्पायर्ड इससे, लेकिन बॉन्डिंग एज वेल एज ज्योमेट्री। एमओ थ्योरी बॉन्डिंग एज वेल एज ज्योमेट्री। इसीलिए क्या होता है, हम इतना, इसीलिए वही वेस्पर थ्योरी को और लेविस थ्योरी को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन फटाफट आंसर के लिए एग्जाम में आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर आज भी क्वेश्चन आते हैं वेस्पर थ्योरी के ऊपर, पता होगा ना आपको इस चीज का। लेकिन वेस्पर थ्योरी पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए पहले, लेविस थ्योरी, क्योंकि लेविस थ्योरी किसके ऊपर निर्भर करती है, लेविस थ्योरी बैठी किसके ऊपर, सारी की सारी, सॉरी वेस्पर थ्योरी किसको इस्तेमाल करती है पहले, लेविस थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेविस थ्योरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो बॉन्डिंग को अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है, वो बॉन्डिंग को भी अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगी और ज्योमेट्री को भी। आगे आपको ये ठीक है भाई। और बताओ, ये H2 प्लस आयन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, किसको, ये तो कहती है एक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको पता है H2 प्लस आयन एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसको ये कैसे बताएगी, एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कुछ है ही नहीं, तो शेयरिंग कहां से होगी। तो ये तो क्या बोलेगी, H2 प्लस शुड नॉट एग्जिस्ट, बट दिस मोलिक्यूलर आयन डज एग्जिस्ट। तो इसकी लिमिटेशन नहीं हुई क्या। और बताओ, और भाई ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बताओ, जो प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल O2 आपको पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक होता है, क्या होता है, O2 इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये क्या बोलेगी, 2 O है, 2 4 बॉन्ड, ये क्या बोलेगी, ये तो पेयर बन गए, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, इसके अकॉर्डिंग तो कोई अनपेयर्ड होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो क्या बोलेगी, क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। तो ऐसे सिंपल बातों को भी एक्सप्लेन, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और भाई ये एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती प्रॉपर वे में, किसको भाई, एरोमेटिसिटी को। और एक ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं ना कई, इसने BF3 एक्सप्लेन किया था क्या, इसने BF3 एक्सप्लेन किया भाई, नहीं एक्सप्लेन कर दिया था बेटा। अरे मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, इसने BF3 एक्सप्लेन नहीं किया था क्या। बोरोन के पास क्या ये है, काम करो इससे आप BH3 एक्सप्लेन करो, BH3, तो आप इसको आप लेविस थ्योरी के एक्सटेंडेड वर्जन के जरिए आप BH3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बताओ कैसे। बोरोन के पास कितने, 3, और 3 है हाइड्रोजन के पास, तो 6 हो गए, तो टोटल हमारे पास 6 है, N मेरे पास 3 आएगा, तो बचे कितने, 0। तो बोरोन H और H, तो BH3 बन गया कि नहीं बन गया भाई, ठीक है। तो आप कहोगे कि एक बोरोन के पास 3 थे, एक के पास 3 थे ना, जो उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिए, बन गया BH3। अब एक और BH3 हो तो इस बोरोन के पास कोई बचा हुआ है क्या, इसके पास कोई बचा हुआ है, तो क्या यहां पर कोई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है क्या बेटा, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग B2H6 नहीं बनना चाहिए ना, लेकिन B2H6 डाइबोरेन एग्जिस्ट करता है, यानी ये बात भी किसको पल्ले नहीं पड़ी, इस थ्योरी को। बात आपको पल्ले पड़ रही है, अरे बोलो। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है लेविस थ्योरी के बारे में। लेविस थ्योरी कैन एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस पार्टली, बिल्कुल भाई रेजोनेंस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। लेविस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैन बी अप्लाइड टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स, ट्रू। Lewis theory of chemical bond provides justification for molecular geometries, no,
फॉल्स भाई, ज्योमेट्री नहीं बताती है। लेविस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट एक्सप्लेन दी बॉन्डिंग इन डाइबोरेन B2H6। नहीं कह रहा है कि नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ये तो होता है, ये कह रहा है नहीं एक्सप्लेन करती। तो कौन सा है हमारे पास आंसर? सी। कुछ बात आपको बोले पड़ी? ठीक है ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।